ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है और इसमें 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में देखिए हम लोग कहाँ पे थे। वी वर स्टडिंग फैक्टर्स। कौन सा केमिकल बॉन्ड चल रहा था? आयनिक बॉन्ड चल रहा था, है ना। आयनिक बॉन्ड में हम लोग आगे फैक्टर्स स्टडी कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें हम लोगों ने क्या कहा था? एनी सच फैक्टर विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। बहुत अच्छा, क्योंकि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो पहले आयंस बनते हैं ना, फिर आयंस कंबाइन करके तब आयनिक बॉन्ड बनता है। तो एनी सच फैक्टर विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। 2 तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। All those factors which will favor the formation of cations and anions will also favor the formation of ionic bond, and these are how many such factors? 4 factors. एक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट वाज रिलेटेड टू मेटल। आईपी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। बहुत अच्छा। फिर सेकंड हम लोगों ने किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज रिलेटेड टू नॉन मेटल्स एंड इट शुड बी हाई होनी चाहिए। फिर थर्ड हम लोग करने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी। इसके पहले लैटिस एनर्जी हम लोग पहले कहते हैं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो लास्ट टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों ने किया था कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी ना, उल्टा हो गया, देनी पड़ेगी। जब कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे कैटायंस और एनायंस में तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। बहुत अच्छा। एंड द प्रोसेस विल बी कॉल एंडोथर्मिक। इट विल बी कॉल एंडोथर्मिक। जब एनर्जी लगती है तो एंडोथर्मिक बोलेंगे। उसी का उल्टा हो गया अगर हमने आयनिक कंपाउंड को ब्रेक किया तो नो, उल्टा। आयनिक कंपाउंड बनाया, अभी तो ब्रेक वाला तो हो गया हम लोग का ना। अब आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, हाँ, Na प्लस Cl माइनस मिला करके हमने NaCl बनाया तो एनर्जी लिबरेट करेगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। प्रोसेस विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक। इसको रट लेना है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे डेफिनेशन बना रहे हैं। तो पहले तो ये बता दिया कि जब भी कैटायन एनायन कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी लिबरेट करती है। इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब डेफिनेशन हमने ऐसे बनाया कि इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये कितना मोल है? कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल मान लेंगे इसको, आगे 1 तो मानते हैं ना। 1 मोल है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कितना लगेगा हमको नहीं पता, हमको 1 मोल आयनिक कंपाउंड चाहिए बस, जितना भी लगे। इसको बनाने 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जितना भी एनर्जी लिबरेट करता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी ये भी लिखा रहे हैं, पहले लिखा रहे हैं, पहले सुन लीजिए। तो पहले लैटिस एनर्जी वर्ड समझ आया। लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब बताइए जरा, हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें हीट लिबरेट हो रही है और अगर आपने हीट और बढ़ा दी तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। मतलब इट विल फेवर द रिएक्शन। कि जैसे अमोनिया बन रही है, सपोजिंग अमोनिया फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक। इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब अमोनिया बनाते हैं तो टेम्परेचर को कैसा रखते हैं? लो करके रखते हैं। हाई करके रखेंगे तो डिसोसिएट कर जाएगी बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो उल्टा हो जाएगा। फिर एंडोथर्मिक को बढ़ा के रखते हैं ना, एक्सो में तो कम करके रखेंगे क्योंकि उसमें तो हीट ऑलरेडी निकल रही है। तो अगर अमोनिया बन रही है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जितनी अमोनिया बनी थी पूरी डिसोसिएट करके फिर वापस कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए अमोनिया बनाते हैं टेम्परेचर को लो रखा जाता है, प्रेशर हाई रखा जाता है। प्रेशर हाई रखते हैं, प्रेशर हाई रखते हैं, प्रेशर हाई नहीं रखते, प्रेशर वेरी हाई रखते हैं।
प्रेशर बहुत ज़्यादा रखते हैं। अभी जब इक्विलिब्रियम हम लोग आएंगे तो वहाँ पर अमोनिया आएगा, ठीक है। तो आप देखिए जरा, हमको फैक्टर करना था कि लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ये आयनिक कंपाउंड जल्दी बनेगा, देर में? जल्दी बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो हमने कंक्लूजन क्या कर दिया कि जिन कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड जल्दी बनते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अब नोट किया जाए। लैटिस एनर्जी थर्ड हेडिंग करिए। लैटिस एनर्जी पहले डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when required number of cations and anions, when required number of cations and anions combine, required number of cations and anions combine to form 1 mole of an ionic compound, then comma is called its lattice energy, full stop. Therefore higher the lattice energy, of an ionic compound, then comma easy will be its formation, Now stop writing. अब देखिए जरा, जब कैटायन एंड आयन कंबाइन करते हैं तो कैटायन एंड तो अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस में जो फोर्स ऑफ एडिशन एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन। अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ एडिशन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन। उठा लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिशन के लिए कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? कूलम्स लॉ इट इज कॉल्ड, है ना। F इज इक्वल टू, यहाँ K रहता है, हमने K हटा दिया यहाँ पे क्योंकि हमें खाली रिलेशन चाहिए था, हमें केवल रिलेशन चाहिए था। क्या रिलेशन? F और Q1 Q2 में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि न्यूमरेटर में जा रहा है। और R देखिए इन्वर्सली पे, वो खाली हमको रिलेशन यहाँ पे चाहिए था बस। तो हमें F की वैल्यू अगर बढ़ानी हो तो Q1 Q2 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। या Q1 Q2 बढ़ा दें और या R की वैल्यू कम कर दें। तो हमने दो कंक्लूजन कर लिया। ये बताया है कि therefore to have the higher value lattice energy charges should be high, Q1 Q2 ज्यादा होना चाहिए एंड रेडियाई ऑफ आयन शुड बी स्मॉलर। ठीक है, पहले चेंज करिए। द राइट टू हैव हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, to have higher value of lattice energy, the electrostatic force of attraction, between cations and anions, should be higher, फिर अगले स्टेप में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब के आप लगा दीजिएगा कॉपी में, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर पहले चेंज करिए, हियर
Q1 and Q2, Q1 and Q2 are the charges, and R इन्वर्टेड कॉमा में लिखे R स्मॉल r is equal to the sum of their radii, full stop. Therefore to have higher value of lattice energy, अब दो फैक्टर आएंगे अगले स्टेप पे. नंबर वन, चार्जेस शुड बी हाई. फिर अगले स्टेप पे नंबर टू, रेडियाई ऑफ आयंस शुड बी क्या होना चाहिए? स्मॉलर. फिर अगला फैक्टर करिए नंबर फोर्थ फैक्टर, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. फोर्थ फैक्टर करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो पहले तो वो रिकॉल करिए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये बताइए पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट इज अ टेंडेंसी टू नॉट गेन, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. गेन एंड अट्रैक्ट में कोई फर्क क्या? एक मिलना होता है, एक छीनना होता है, दोनों में फर्क होता है. ठीक है, नंबर्स टीचर से मिलते नहीं हैं, छीने जाते हैं. उसको इतने हेल्पलेस कर दीजिए, दो कैसे नहीं दोगे, और बताओ क्या लिखें. सब तो लिख दिया हमने, है ना. हेल्पलेस कर दें टीचर को, नंबर देने के लिए मजबूर कर दें. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की मर्जी पे इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, छीन लेती है कि नहीं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज ए टेंडेंसी. भाई देखिए क्या रीजन था, फ्लोरीन को डिस्कवर करने में कितना टाइम लगा होगा. फ्लोरीन को डिस्कवर करने में इट टुक 100 years, 100 साल लगे हैं. रीजन क्या रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वॉज द रीजन. इतना रिएक्टिव थी, सबसे कंबाइन कर जा रही थी और आइसोलेट नहीं हो पा रही थी. जब आइसोलेट नहीं होगी तो उसको प्रॉपर्टी कैसे पता करेंगे. तो आइसोलेट नहीं हो पा रही थी. इसी के डिस्कवरी में रदरफोर्ड का नाम किस लिए आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया उन्होंने हम लोग को, है ना, जो बताया कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, लेकिन उनको इसमें चोट लग गई थी. फ्लोरीन की डिस्कवरी में रदरफोर्ड को चोट लग गई और उसको उस पर काम करना उन्होंने बंद कर दिया. तो हमको ये फर्स्ट टाइम पता लगा, बड़ा अच्छा लगा अंदर से. क्यों अच्छा लगा? तो लगा नहीं, विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन, वो भी हारते हैं, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है? दे डू नॉट गिव अप. तो रदरफोर्ड ने, ठीक है, यहां उनको सक्सेस नहीं मिली, यहां तो छोड़ ही दिया उसको क्योंकि चोट लग गई, एक्सप्लोड कर गई थी फ्लोरीन. लेकिन उन्होंने रेडियो एक्टिविटी बहुत काम किया. क्लास 12th में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी आती है. रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, एनी आइडिया? नहीं, यूनिट क्या होती है उसकी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, भाई जैसे डिस्टेंस बताया कि 5 किलोमीटर है, तो बिना यूनिट के तो कोई मतलब है ही नहीं है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी? अच्छा कोई बात नहीं, इट वॉज क्यूरी, मैडम क्यूरी ना,
मैडम क्यूरी, हस्बैंड वाइफ दोनों को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। हाँ, साथ में रिसर्च किया। अभी इतने पे बात नहीं रुकी है, उनके डॉटर को और सन इन लॉ को भी नोबेल प्राइज मिला इसी के लिए। तो मैं सोचा कि घर में क्या माहौल होता होगा भाई, यहाँ हस्बैंड वाइफ 5 मिनट तो साथ बैठ के बात नहीं कर पाते, लड़ते रहते हैं। तो मतलब और फिर नोबेल प्राइज दोनों को कैसे मिला? मतलब 24 घंटे उसी की बात ही होती होगी और कोई बात ही नहीं हो रही होगी। और कितनी बात हो रही है कि लड़की को भी दिया और दामाद को भी दिया, आपने नोबेल प्राइज दिया इसी के ऊपर। तो ये तो ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं, हमने तो नहीं सुना कि किसी ऐसी फील्ड में कि हस्बैंड वाइफ लड़की और दामाद सबको नोबेल प्राइज, 4 नोबेल प्राइज एक ही घर में रख लिए। एक नोबेल प्राइज पे कितना पैसा? 7 करोड़। हाँ, तो 28 करोड़ हो गया। और हमने बताया था ना कि 7 करोड़ किसको कहते हैं? 7 करोड़ इसको कहते हैं कि डाल के सो जाइए, और जब आप सुबह आंख खोलेंगे तो रोज क्या होगा? गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैसेज आएगा? 10,000 हैव बीन ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे, खर्च करें चाहे ना करें, रोज 10,000 ट्रांसफर होता रहेगा। इसको 7 करोड़ कहते हैं। तो चारों के अकाउंट में 10,000 रुपया रोज। सुबह उठे, अभी चाय भी नहीं बनी है, पहले पैसा ट्रांसफर हो गया। तो चाय का टेस्ट अलग ही रहेगा फिर तो, जब चाय पियेंगे मैसेज के साथ में चाय पियेंगे, है कि नहीं? चलिए, तो मतलब हमको ये कहना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। इसीलिए इसको डिस्कवर करने में 100 ईयर्स लगे, 100 ईयर्स लगे, ठीक है। और अगर उसकी डिस्कवरी ना होती, आज की डेट में फ्लोरीन का कोई यूज बता सकते हैं? अगर डिस्कवरी ना होती तो क्या होता? हाँ, तो ये ना होता, एयर कंडीशनर ना होता, फ्रिज में रहता है, हाँ CFC यूज करते हैं, और ये ना होता, टूथपेस्ट ना होता, फ्लोराइड्स यूज करते हैं उसमें। ये 3 चीज ऐसी हैं बिना इसके आज जिंदगी पॉसिबल है, आइदर टूथपेस्ट और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। जिंदगी तो पॉसिबल नहीं इसके बिना। लेकिन उसके लिए कितने लोगों ने जिंदगी लगाई, अपनी जिंदगी लगाई, कितने लोग ने, कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितना हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 100 ईयर्स लगे, लेकिन डिस्कवर किया। तो इतना टाइम क्यों लगा? क्या रीजन था? कि बहुत ज्यादा थी, सबके साथ कंबाइन कर जा रही थी, आइसोलेट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और उसका डिफरेंस हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ा दें, जैसे ये हमने किया, ए डिफरेंस बी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अंडरस्टूड रहेगा। अगर डिफरेंस बढ़ाते हैं तो आयनिक बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या पड़ेगा? हाँ, स्ट्रांग हो जाएगा भाई। डिफरेंस तब बढ़ेगा कि ए वाला क्या हो रहा है? मोर मेटालिक हो रहा है, और वो मोर नॉन मेटालिक हो रहा है, तो दोनों कैरेक्टर फेवर कर जा रहे हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 1.7 का डिफरेंस होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 1.7। अगर इससे कम है तो कैरेक्टर कैसा आएगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और पहले पोलर कोवेलेंट आएगा, और कम कर दे डिफरेंस, डिफरेंस को कम करके हमने 0 कर दिया। अब क्या होगा? डिफरेंस 0 कर दिया, मतलब ये देखिए, अब 0 हो जाएगा। Cl दोनों एटम ही सेम कर दिया हमने, Cl2 बना दिया, H2 बना दिया, N2 बना दिया, दोनों एटम सेम हो गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो गई। जब सेम हो गई तो डिफरेंस 0 हो गया। अगर डिफरेंस 0 हो गया तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर, पूरा बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। डिफरेंस 1.7 से हमेशा ज्यादा आएगा, या 1.7 होगा या उससे ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन नोट करिए।
electronegativity difference, right? The difference should be higher. The difference should be higher in favor of easy formation, of an ionic bond, in favor of easy formation of an ionic bond, full stop, and it should be greater than 1.7, greater than 1.7. Then write one example में लिखे in NaCl, example in NaCl, electronegativity difference is equal to 3 minus 0.9, 3 minus 0.9 कितना आ गया, इज इक्वल टू 2.1. तो हम लोगों ने कहा था ग्रेटर देन 1.7, तो 2.1 को क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा हो गया. तो अब कंपाउंड कैसा बनेगा? अगर किसी का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आ रहा है तो इसका ग्रेटर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है. और NaCl तो पहले से हमको पता है. NaCl is what type of compound? Ionic compound. NaCl is what type of electrolyte? Is it an electrolyte? Electrolyte किसको कहते हैं? हाँ, तो पानी में डाल दिया तो हाँ, those compounds which were, हाँ बहुत अच्छा, which conduct electricity in the liquid state, या हम कह सकते हैं which get converted into ions in the solution. जैसे आपने सॉल्वेंट में डाला वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे अगर हमने ग्लूकोज को ले लिया, ग्लूकोज इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता. NaCl पानी में डिसॉल्व भी होता है और डिसोसिएट भी होता है, दोनों होता है. NaCl का सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन ग्लूकोज का सॉल्यूशन में नहीं करेगा. सर्व बना के पी लीजिए, बाद में आप कह दीजिए कंडक्ट बल्ब नहीं जला इसलिए हमने पी लिया इसको. है ना? जब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, केमिस्ट्री में आता है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलिसिस केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है ना. अब देखिए, जिसको नहीं पता हम कह दें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या बनेगा कैथोड पे? कुछ नहीं बनेगा भैया. इलेक्ट्रोलिसिस खाली इलेक्ट्रोलाइट की होती है, अभी तो बताया हमने. इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट की होती है, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिसोसिएट नहीं करता है. और ये किस फॉर्म में सॉल्यूशन में रहता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में. डिसोसिएट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल रहेगा, डिसोसिएट करेगा तो आयंस के फॉर्म में रहता है, तब आयंस के फॉर्म में रहेगा. ठीक है. तो अब NaCl तो पहले से हमको पता था कि NaCl वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करिए. वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी. नेक्स्ट हेडिंग करिए, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी. हेडिंग करके फिर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए. दोज एलिमेंट्स विच exhibit 2 or more than 2 वैलेंसी, इट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी है, इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं. ठीक है. सोडियम की वैलेंसी कितनी है? ओनली वन. और कोई वैलेंसी इसकी नहीं होती है, केवल 1 होती है.
तो दिस इज व्हाट ए वैलेंसी, इट विल बी कॉल्ड डेफिनिट वैलेंसी, इट इज कॉल्ड डेफिनिट वैलेंसी। अगर कॉपर की वैलेंसी N2, बहुत अच्छा, 1 and 2, 1 and 2, दैट्स इट विल बी कॉल्ड व्हाट टाइप, वेरिएबल वैलेंसी। तो वैलेंसी दो तरह की होती है, डेफिनिट वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी। डेफिनिट वैलेंसी किसकी होती है? सोडियम की है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए उस पर आते हैं। देखिए, हाँ बहुत अच्छा, पहले हम वाली फाइल निकाल लें, पीरियोडिक टेबल वाली, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पीरियोडिक टेबल, ये इसके अंदर देखिए, जब हम लोग, हाँ अब देखिए पूरा एस ब्लॉक देखिए, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा ग्रुप आता है? 1 and 2 आता है। पूरा एस ब्लॉक देखिए किस कलर से दिखाई पड़ रहा है? येलो कलर से, इसीलिए मैंने कलर डाल दिया इसमें, ठीक है। तो पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट, इनकी वैलेंसी कैसी है? डेफिनिट वैलेंसी। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होती है, बस। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर आते हैं, डी ब्लॉक की वैलेंसी कैसी है? वेरिएबल वैलेंसी, बहुत अच्छा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो मेटल्स, ये भी है। और उसके बाद पी ब्लॉक को देखिए, बोरॉन से एस्टेटीन, अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें, बोरॉन से एस्टेटीन अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें, ये ऐसे, ये तो जो एलिमेंट डायगोनल के नीचे आ रहे हैं ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। तो ये देखिए, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारे, टिन, लेड, बिस्मथ, ये सारे मेटल्स हो जाएंगे। और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन मेटल्स हो गए। ये सारे नॉन मेटल जाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिडियम, बोरॉन, ब्रोमीन, ये सारे ऐसे सारे डायगोनल के ऊपर है, वो मेटलॉइड कहलाते हैं। ऐसे तो ये 4 एलिमेंट, ये देखिए, ये जो मैंने ग्रे से कर दिया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये 4 दे आर गुड मेटलॉइड्स। एनसीईआरटी तो इन सबको मेटलॉइड कहती है, मतलब बोरॉन, सिलिकॉन सबको मेटलॉइड कह रही है। लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थोड़ा सा। हाँ, मेटलॉइड की लोकेशन सबसे ऊपर कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। मेटलॉइड कहां से आ जाएगा? तो मेटलॉइड तो होना चाहिए मेटल नॉन मेटल के कहीं बीच में होना चाहिए। अच्छा, किस ब्लॉक में मेटलॉइड जाना चाहिए? पी ब्लॉक में जाना चाहिए। वाई नॉट एस ब्लॉक, वाई नॉट डी ब्लॉक? दे आर मेटल्स, दे आर मेटल्स। नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में ही होता है। तो मेटलॉइड की पोजीशन मतलब कहां होनी चाहिए? पी ब्लॉक के बीच में, मिडिल में होनी चाहिए। लेकिन अब कहीं लिखा रहता है तो खाली चुपचाप सुन लेते हैं बस। अब क्योंकि एनसीईआरटी कह रही तो भाई ठीक है, अब आप हैं, अब क्या कहा जाए। लेकिन ये बात मतलब उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाती। बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब मेटलॉइड कैसे हो गए? तो मेटलॉइड और मेटलॉइड की पोजीशन ऊपर कैसे आ गई? फिर वहां तो नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं, दे आर गुड मेटलॉइड्स। और ऐसे तो थोड़ा थोड़ा जरा सा नाम हो गया बोले मेटलॉइड हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। ऐसे तो देखिए, एवरी एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ। जैसे आप ये देखिए, अगर सोडियम, सोडियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। अगर मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होना चाहिए। लेकिन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आप देखिए 2.1, अगर 4 हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 4.0, तो 2.1 को क्या कहेंगे? 50%। तो 50% तो कुछ होना चाहिए ना। लेकिन आप देखिए जरा, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी माना जाता है, दोनों प्रॉपर्टी है। आप इसको देखिए 2.5, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब ये समझ जाएंगे तो आपको लगेगा 2.1 कोई मतलब ही नहीं है। 2.5 को देखिए क्या है, 2.5 कार्बन होता है, अर्थ के नीचे हजारों साल ऐसे पड़ा रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इट डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो इसको क्या कहा जाए, जैसे 4 के बारे में क्या कहा गया है, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, 4 इसको कहा जाता है। हाइड्रोजन से कंबाइन करिए इसको, फ्लोरीन को हाइड्रोजन से कंबाइन करिए, इवन इन डार्क इट एक्सप्लोड्स, दिस इज कॉल्ड 4 ऑन पॉलिंग स्केल। तो 4 का ये मतलब हुआ कि 4 किसको कहा जाए, हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है। और 2.5 के बारे में क्या पता लगा, डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। हाइड्रोजन, आप देखिए क्या हमारे पास कार्बन नहीं है, कैन यू गेट मी सम कार्बन, कैसे, कोयले से मिल जाएगा, कटरा चले गए 1 किलो लाके दे दिया, कितना कोयला चाहिए। अच्छा, कैन यू गेट मी सम हाइड्रोजन ऑल्सो, कहां से लाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा के हाइड्रोजन बना लिया। कार्बन इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाइड्रोजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो कांट यू गेट मी पेट्रोल, C5H12, हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले, कंबाइन कर दीजिए, क्या जरूरत वहां पे 100 रुपया लीटर लेने की, घर में बनाई नहीं पेट्रोल, तो क्या बना सकते हैं कि नहीं पेट्रोल, कार्बन हाइड्रोजन ही तो, और कुछ है नहीं उसमें, कार्बन हाइड्रोजन। तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। अब समझ जाएगा 2.5 कहते किसको हैं, रिएक्ट ही नहीं करता, कंबाइन ही नहीं करता। अगर ये आप कंबाइन करें, ये फॉर्मूला बना के पेटेंट कर लीजिए, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। पेटेंट कर लीजिए, कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई कॉपी करेगा आपको रॉयल्टी देगा पहले वो। भाई गल्फ कंट्रीज में इतना पैसा क्यों है, सब लोग दुबई क्यों भागते हैं, हाँ, एक तो टैक्स बहुत कम है। एनी आइडिया अबाउट टैक्स इन दुबई? 5% फ्लैट, 5%, हाँ, इसीलिए तो अमीर है ना कि टैक्स। यहां पे इंडिया में कितना % होगा जो ऊपर का स्लैब जाता है, नहीं 40%, 40% इनकम टैक्स हो गया, और 18% GST। भाई जो आप हमको फीस देते हैं सब हमको थोड़ी मिलता है, उसमें रिस्पेक्टेड मोदी जी भी ले जाते हैं बैठे बैठे, और ले आके एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं उसका, और हम ना दें तो नहीं, जेल नहीं, पहले तो 300% पेनल्टी है अगर पता लग गया तो जितना टैक्स बनता था अब उसका 300 गुना पैसा दीजिएगा आप पहले, और दैट शुड बी टैक्स पेड, वो वाइट मनी होनी चाहिए, तो ये सब बेचना पड़ जाएगा, जेल तो जाएंगी साथ में आप, उसका प्रॉपर्टी आपकी सारी। इसीलिए तो अभी देखिए कितने लोग यहां से यूएई भाग रहे हैं, क्योंकि टैक्स वहां पे बहुत कम है। अभी एक कोई महादेव ऐप करके है, महादेव, वो मतलब बेटिंग ऐप है, कितने फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग उसके प्रमोशन में लगे हैं पैसा। तो उसने क्या किया कि अपना सब कुछ इंडिया से पैसा लिया और ऑफिस को वहां शिफ्ट कर लिया, ऑफिस को वहां शिफ्ट कर लिया। तो अभी क्या किया, ईडी जानते क्या होता है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये क्या करती है, ये नजर रखती है चारों पे, जब पैसा कहाँ इधर से उधर हो रहा है कितना पैसा कहाँ गया, ये लोग तुरंत, ईडी की रेड होती है, सुना हो आपने, ईडी की रेड हो गई, ईडी की रेड होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो गई, इनकम टैक्स की रेड उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप देखते हैं कि पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। तो अब ये क्या, अभी उन्होंने रेड किया
तो पता लगा, अभी ये बहुत रिसेंट की न्यूज़ है, कपिल शर्मा, एक वो सिंगर नेहा कक्कड़, रणबीर कपूर, मतलब वहां पे गए थे परफॉर्म करने के लिए उसकी शादी में, जो कंपनी का मालिक है वो, और किस चीज की कंपनी, मोबाइल ऐप है, और उस ऐप में करते क्या हैं, बेट करते हैं कि ये इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसी का है। तो लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, और बम्पर पैसा कमा रहे हैं वो, और उसके प्रमोशन में वो लोग, उतना पैसा उसने किया, 5,000 करोड़ रुपया ईडी ने पकड़ा, 5,000 करोड़ पकड़ा। अब वो क्या करते, वहां से जो छोटे छोटे लोग, मतलब जो टैक्स के रेट उस पर नहीं आते, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते, और फिर यहां से पैसा विड्रॉ करके और ले जा करके एक्ट्रेसेस को दे देते कैश, क्योंकि अगर उन पे जाएगा पैसा तो 40% टैक्स गवर्नमेंट को लगेगा। तो ये 40% बचाने के लिए ये सब हो रहा है। उस पर ईडी ने रेड कर दी, और पकड़ा कैसे, ये सब लोग करीब इसमें 14 लोग हैं, सेलिब्रिटीज ऐसे करके। ये लोग उसके यहाँ शादी में गए थे परफॉर्म करने के लिए, ये सब लोग तो ईडी ने देखा कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो तो इंटरनेट से पता लग जाता है, फ्लाइट से सब से पता लग जाता है इतनी बुकिंग हो रही है। अच्छा, वहाँ पे क्या करने गए थे, अब ये तो नहीं कह सकते हमारे रिलेटिव हम शादी में गए थे, क्या रिलेशन है, दिखाइए जरा आप क्या रिलेशन है। तो पता लगा कि परफॉर्म करने गए थे। तो आपको पैसा कैसे मिला था ये बताइए टैक्स दिया उसका आपने, जो पैसा मिला आपको वहाँ का, पैसा नहीं, टैक्स नहीं दिया, क्योंकि टैक्स तो सारा चोरी कर लिया इन्होंने। तो अभी रणबीर कपूर को ये 14 लोगों को अब भी बुलाया ईडी ने, क्या ये बताइए, आपसे हेलो हाय करना है थोड़ा सा। 200 करोड़ की शादी है वो, 200 करोड़ की शादी है, तो कितना पैसा है, इतना पैसा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हम खाली ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप पेट्रोल बना लें तो इन लोगों को अपने यहाँ पर आप बुला सकते हैं शादी में डांस करने के लिए अगर पेट्रोल बना लीजिए तो इस सारी फुली फिल्म इंडस्ट्री इलाहाबाद में आके आपके यहाँ डांस करेगी, जब आप जैसा कहेंगे वैसा। पैसा दीजिए, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन क्यों नहीं कंबाइन करता ये 2.5, अब याद हो जाएगा, बिकॉज 2.5 इज नथिंग ऑन द पॉलिन स्केल। तो कार्बन को क्या कहा जाए, इट इज नथिंग, रिएक्ट नहीं करता ना, कोयला ऐसे पड़ा रहता है। हाइड्रोजन तो एटमॉस्फेयर में होती, कहाँ कंबाइन करता, नहीं कंबाइन करता, है ना। तो 2.5 को कोई मतलब नहीं है। जब इसकी वैल्यू 3 to 4 के बीच में होगी तब आप बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। 3 से कम है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2.5 तो आपको दिखा दिया, 2.1 हाइड्रोजन ही होती है। ठीक है, तो अब उसी तरह से ये किया, जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ना, ये हाइड्रोजन थी। अभी तो हम लोगों ने किया था ना, अभी जो डिफरेंस आया था NaCl का, जो डिफरेंस लिखा था हम लोगों ने, ये देखिए, ये 0.9 हो गया। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते, मतलब सोडियम में क्या है, नो आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कितनी वैल्यू है 0.9, जस्ट शट अप भाई, जब कितने 2.5 की कोई गिनती नहीं हो रही है, 0.9 यस सर आई एम प्रेजेंट अटेंडेंस लगाने आ गए सोडियम, तो कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब ये नहीं कि एक मैग्नीट्यूड हो गया और आप बोले कि हाँ मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इसका कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी बिटवीन 3 and 4 के बीच में होना चाहिए, तब तो कोई वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो अब जैसे हम यहां पर आते हैं, जब वेरिएबल वैलेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट, दे हैव व्हाट टाइप, डेफिनेट वैलेंसी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो हैव वेरिएबल वैलेंसी। अब अभी हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी करने जा रहे हैं। अब इसके बाद अभी हम लोग
कोवैलेंसी स्टडी करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बाद कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी, तब वहां पे नाम होगा वेरिएबल कोवैलेंसी, नाम चेंज हो जाएगा। अभी बोल रहे हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, दोनों को मिला के वेरिएबल वैलेंसी। लेकिन अब क्लास 11 से वेरिएबल वैलेंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, 10 तक कर सकते थे। अब 11th पे क्या बोलेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी और वेरिएबल कोवैलेंसी, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी दो तरह की होती है। तो वेरिएबल वैलेंसी किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे इट इज रिलेटेड टू ओनली मेटल्स, only metals, and for non-metal we will use the word variable covalency, non-metals के लिए याद रहेगा। तो अब देखिए जरा, अब वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कहां पे है, एस ब्लॉक में नहीं है, डी ब्लॉक में है और पी ब्लॉक में है, लेकिन पी पूरे पी ब्लॉक में नहीं है, खाली पी ब्लॉक मेटल्स में है। तो पी ब्लॉक मेटल कहां पे आएगी, तो अभी डायगोनल हमने ड्रॉ किया था, ये डायगोनल ड्रॉ करिए, इसके नीचे के जो मेटल हैं इसी में आएगी। तो इसका मतलब कि वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कहां पे, डी ब्लॉक में है और पी ब्लॉक में डायगोनल ड्रॉ करके जो नीचे वाली ये वाले एलिमेंट हैं, लाइक ये गैलियम है, टिन है, ये सब है, लेड है, ये सारे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। अब दो टर्म हमको याद करना है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल वैलेंसी। इसको जरा देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, CORE, कोर, इन केमिस्ट्री, एनी आइडिया? नो। When we remove all the electrons from the outermost orbit, then the remaining portion of the atom is called core. जैसे हमने क्या किया, सोडियम था, सोडियम इज 3s1, लास्ट में आता है 3s1, ये सोडियम का कोर हो गया, बिकॉज देयर वाज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो हमने कहा था व्हेन वी रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर, इसको कोर कहते हैं। तो सोडियम का कोर Na+ हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सोडियम के कोर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, खाली आउटर का बताइए, हो जाएगा 2s2 2p6, क्योंकि लास्ट में 3s1 था, ये निकल गया, तो अब ये बचेगा फिर, ठीक है। अब अगर जिस एलिमेंट का कोर अनस्टेबल है, मतलब इट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल हैव फर्दर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स in order to attain stability, that and in due course it exhibits another valency, and these elements exhibit variable electrovalency. तो आप देखिए जरा, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते, खाली वही करते हैं जिनका कोर अनस्टेबल है, बस। ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, only those d block elements whose core is unstable, they exhibit variable electrovalency. पॉइंट समझ में आया? फिर एक एक करके भी एक्सप्लेन करेंगे। और उसी तरह से फिर एक फिनोमेना और हम लोग स्टडी करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, देखिए दो फिनोमेना आ रहा है, एक तो है अनस्टेबल कोर। अनस्टेबल कोर कहां अप्लाई करते हैं, डी ब्लॉक मेटल से अप्लाई करते हैं। और फिर ये देखिए इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इट इज अप्लाइड इन पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक के मेटल्स हैं। अच्छा, एक एक वर्ड देखिए जरा, इनर्ट क्यों? इनर्ट का मतलब विच डज नॉट रिएक्ट इज कॉल्ड इनर्ट। अगर हमने कोई एलिमेंट ऐसा लिया कि जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो जब पेयर्ड होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पेयर्ड होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर पार्टिसिपेट करेगा, जैसे हमारे पास ऑर्बिटल है NS2, ऐसा कोई ऑर्बिटल है NS2, तो ये इजीली पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि पेयर्ड है। और अगर करेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी विल इज सफिशिएंट टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। तो इसीलिए पहली बात तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब पार्टिसिपेट करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं।
इसलिए इसमें जो वैलेंसी का डिफरेंस आता है वो हमेशा 2 यूनिट्स का आता है, क्योंकि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंसी का डिफरेंस 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो जैसे गैलियम की वैलेंसी देखिए, गैलियम की वैलेंसी देखिए, ये +1 +3, टिन की वैलेंसी +2 +4, कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 यूनिट का। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट में जो वैलेंसी का डिफरेंस आएगा हमेशा 2 यूनिट का आएगा। लेड की वैलेंसी देखिए +2 +4, सब में देखिए 2-2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस खाली हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, बस इतना नोट कर लेते हैं। लिखिए सम एलिमेंट्स ब्रैकेट में मेटल्स, हम लोग खाली मेटल की बात कर रहे हैं। सम एलिमेंट्स इन ब्रैकेट मेटल्स देन ब्रैकेट क्लोज शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज which is due to following two reasons, अगले स्टेप पे नंबर 1 पहला रीजन क्या है बोलिए? अनस्टेबल कोर, राइट? नंबर 1 अनस्टेबल कोर, फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड अनस्टेबल कोर। कहां अप्लाई करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट। देन सेकेंड इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, ये कहां अप्लाई करते हैं? पी ब्लॉक मेटल्स। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। फिर फर्स्ट ये डिटेल में करेंगे हम लोग। नंबर 1 लिखिए अनस्टेबल कोर एंड देन इन ब्रैकेट डी ब्लॉक मेटल्स। बस इतना करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।